गांव की चाय की दुकान पर रात गहरा चुकी थी। लालटेन की लौ हवा से कांप रही थी। 3 आदमी चुपचाप बैठे थे। सन्नाटा अजीब तरह से भारी लग रहा था। तभी सुरेश ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने कभी पुराने सूखे तालाब की तरफ रात में जाने की हिम्मत की है? वहां कुछ ठीक नहीं है। महेश ने तुरंत जवाब दिया। अरे वहाँ तो सालों से पानी भी नहीं है, फिर डर किस बात का? सुरेश की आंखें गंभीर हो गईं। पानी नहीं है, लेकिन आवाज है, और वो आवाज सिर्फ उसी को बुलाती है जो किसी अपने को बचाना चाहता हो। दुकान के बाहर अचानक कुत्ता रोने लगा और सुरेश ने कहानी शुरू की। ये बात 2 साल पहले की है। गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था, सीधा साधा मेहनती किसान। एक रात उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और अजीब सी बेहोशी। डॉक्टर ने कहा, सुबह तक हालत नहीं सुधरी तो शहर ले जाना पड़ेगा। अभी दवा दे देता हूँ। लेकिन आधी रात होते होते बेटी की सांसें और भारी हो गईं। रमेश घबरा गया। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। उसकी पत्नी रोती रही। वैद्य का घर गांव के दूसरी तरफ था और बीच में पड़ता था वही पुराना सूखा तालाब। वो तालाब सालों से खाली था। चारों तरफ फटी हुई मिट्टी और जंगली घास। लोग कहते थे वहां पहले एक परिवार डूब गया था। रमेश तेज कदमों से चल रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने खुद से कहा, मैं डरने नहीं आया हूं, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, बस जल्दी पहुंच जाऊं। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसे लगा मिट्टी के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने कदम रोक दिए। तालाब के बीच से आवाज आई, रमेश। उसका दिल जोर से धड़का। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर आवाज दोबारा आई, तेरी बेटी बच सकती है। रमेश के पैरों में कंपन होने लगा। मिट्टी के बीच दरार पड़ी और दरार से एक हाथ बाहर निकला, गीला, काला, मिट्टी से सना हुआ। रमेश पीछे हट गया। दरार चौड़ी हो गई और धीरे धीरे एक औरत का आधा शरीर बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो बोली, तू उसे बचाना चाहता है? रमेश कांपते हुए बोला, अगर मेरी जान चाहिए तो ले लो, बस मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। औरत मुस्कुराई। उसकी आवाज भारी थी, जान नहीं, साथ चाहिए। अचानक तालाब के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कई बच्चे मिट्टी के नीचे दबे हों। रमेश के सामने उसकी बेटी की परछाई खड़ी हो गई, बिल्कुल वैसी ही, कमजोर, कांपती हुई। उसने धीमे कहा, बाबा, मुझे ठंड लग रही है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैं आ गया बेटा, डर मत, मैं तुझे अभी घर ले चलता हूं, बस मेरे पास आ। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो परछाई मिट्टी में समा गई और असली औरत पूरी तरह बाहर आ गई। अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। औरत बोली, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगली अमावस को तू यहाँ लौटेगा। रमेश चिल्लाया, नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, तू आएगा, क्योंकि बाप हमेशा लौटता है। और वो मिट्टी में गायब हो गई। रमेश घर लौटा। उसकी बेटी का बुखार उतर चुका था, वो सामान्य थी। गांव वाले बोले, चमत्कार हुआ है, लेकिन अमावस की रात। रमेश गायब हो गया। सिर्फ उसके पैरों के निशान तालाब तक मिले। उसके बाद तालाब से 2 आवाजें आने लगी, एक आदमी की और एक औरत की, जो हर रात फुसफुसाती है। अगला कौन है? सुरेश ने कहानी खत्म की। महेश ने कांपते हुए पूछा, क्या सच में तालाब से आवाज आती है? सुरेश ने बाहर अंधेरे में देखा और धीरे से बोला, आज अमावस है, अगर हिम्मत है तो चलकर सुन लो। तभी दूर कहीं मिट्टी फटने की आवाज आई। चाय की दुकान पर सन्नाटा जम चुका था। लालटेन की लौ अब बहुत धीमी थी। महेश ने सूखी आवाज में पूछा, तो क्या रमेश सच में मर गया था या किसी ने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया? सुरेश ने सिर हिलाया। अगर वो मर गया होता तो बात खत्म हो जाती। असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो वापस आया। मोहन का गला सूख गया। वापस आया मतलब वो जिंदा था? सुरेश ने गहरी सांस ली और कहानी आगे बढ़ी। अगली सुबह गांव वालों ने तालाब के पास भीड़ देखी। मिट्टी गीली थी, हालांकि रात में बारिश नहीं हुई थी। तालाब के बीच में एक आकृति पड़ी थी।
वो रमेश था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और उनमें कोई पहचान नहीं थी। उसकी पत्नी दौड़कर आई। रमेश, तुम ठीक हो ना? कहाँ चले गए थे? हमें डरा दिया तुमने। रमेश ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। उसके होंठ सूखे थे। फिर बहुत धीरे कहा, वो इंतजार कर रही है। रमेश घर आ गया। बेटी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश बदल चुका था। वो रात को जागता रहता, खिड़की के बाहर घूरता रहता, कभी कभी मिट्टी अपने हाथों से रगड़ता। एक रात उसकी पत्नी ने पूछा, तुम हर रात बाहर क्यों देखते रहते हो? किसका इंतजार कर रहे हो? हमें डर लगने लगा है। रमेश ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने वादा किया है, अगली बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो अब किसी और को बुला रही है। पत्नी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस रात गांव में फिर अमावस थी। हवा भारी थी। तालाब की दिशा से मिट्टी के खिसकने की आवाज आ रही थी। रमेश धीरे धीरे घर से बाहर निकला। उसकी बेटी ने उसे जाते देखा। बाबा, आप फिर तालाब की तरफ जा रहे हो? रमेश रुका। उसने पीछे देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। डर मत, इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो उसने मुझसे मांगा था वो अब पूरा होगा। और वो चल पड़ा। गांव के दो लड़के पीछे पीछे गए। उन्होंने दूर से देखा, तालाब की सूखी जमीन खुद ब खुद फट रही थी। दरारों से धुंध निकल रही थी और बीच में वही औरत खड़ी थी, इस बार पूरी तरह। उसके आसपास मिट्टी में आधे धंसे हुए चेहरे थे, जैसे कई लोग वहां कैद हो। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तू लौट आया? रमेश ने सिर झुका दिया। मैं वादा निभाने आया हूं, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। मुझे अपने साथ ले चल। औरत ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रमेश का हाथ पकड़ा, मिट्टी अचानक धंसने लगी। दोनों धीरे धीरे जमीन में समा गए और दरार बंद हो गई। अगली सुबह गांव में शांति थी। रमेश फिर गायब था, लेकिन तालाब के किनारे एक छोटी बच्ची बैठी थी। वो मिट्टी से खेल रही थी। गांव वालों ने पूछा, बेटी, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? तेरा नाम क्या है? बच्ची ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसने कहा, अब वो मेरे साथ है। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्ची रमेश की बेटी थी। और तालाब से उसी रात से एक नई आवाज आने लगी, एक बच्ची की हंसी और एक औरत की धीमी फुसफुसाहट। सौदा पूरा हुआ। सुरेश ने कहानी खत्म की। दुकान के बाहर हवा चलने लगी। महेश ने कांपते हुए कहा, ये सिर्फ कहानी है ना, सच नहीं। सुरेश ने धीरे से जवाब दिया, अगर सच जानना है तो आज रात तालाब के पास खड़े होकर सुन लेना। तभी दूर कहीं मिट्टी फटने की आवाज फिर आई।